सोचिए, किसी कंपनी को 10 करोड़ रुपए का एक बहुत बड़ा सरकारी टेंडर मिलता है। अरे वाह, 10 करोड़ मतलब ये तो किसी भी बिजनेस का पूरा भविष्य बदल सकता है। बिल्कुल बदल सकता है। पूरी कंपनी में एकदम जश्न का माहौल है। लेकिन महज 24 घंटे के अंदर वो टेंडर अचानक रद्द हो जाता है। सिर्फ 24 घंटे में ऐसा क्या हो गया? वही तो, जब कारण पता चलता है ना, तो वो किसी मजाक जैसा लगता है। टेंडर सिर्फ इसलिए कैंसिल हुआ क्योंकि कंपनी के पैन कार्ड और उनके एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के नाम में सिर्फ एक छोटे से डॉट, मतलब एक बिंदु का फर्क था। ओह, सिर्फ एक डॉट की वजह से 10 करोड़ का नुकसान। हाँ, सुनने में बहुत अजीब लग सकता है, लेकिन 2026 के इस हाइपर ऑटोमेटेड टैक्स और कंप्लायंस सिस्टम में ये एक बहुत ही आम सच्चाई बन चुकी है। सही बात है। तो चलिए आज इस विषय की परतों को खोलते हैं और एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन के हर पहलू को समझते हैं, जिसे लोग अक्सर एक गोल्डन टिकट मान लेते हैं। बिल्कुल, लोगों को लगता है कि बस एक बार सर्टिफिकेट बन गया तो उसे लॉकर में रख दो और काम खत्म। हाँ, लेकिन असलियत में ये कोई स्थिर कागज का टुकड़ा नहीं है। ये एक जिंदा दस्तावेज है, एक पूरा इकोसिस्टम है जो बिजनेस की हर सांस और हरकत का हिसाब रखता है। और एक छोटी सी टाइपिंग मिस्टेक भी भारी पड़ सकती है, बैंक लोन तक रिजेक्ट हो सकता है। तो इस पोर्टल की अहमियत इतनी ज्यादा क्यों हो गई है? देखिए, 2026 में ना इसका तकनीकी स्वरूप पूरी तरह से बदल चुका है। अब ये कोई ऐसा सरकारी फॉर्म नहीं है जहां बस जानकारी भर पर छोड़ दी जाए। मतलब ये अब अकेला काम नहीं करता? बिल्कुल नहीं। मौजूदा डिजाइन में ये सीधे इनकम टैक्स और जीएसटी सिस्टम के साथ जुड़ गया है, वो भी रियल टाइम में। रियल टाइम में मतलब जो भी बदलाव हम वहां करते हैं वो यहाँ तुरंत दिखता है? एकदम सही। बैकग्राउंड में लाखों डेटा पॉइंट्स हर सेकंड क्रॉस चेक हो रहे हैं। मतलब सिस्टम अब सिर्फ एक डेटाबेस नहीं है, बल्कि एक एक्टिव मैचिंग इंजन की तरह काम कर रहा है। तो किसी भी ओनर की एक छोटी सी लापरवाही इस पूरे फाइनेंशियल इकोसिस्टम में एक चेन रिएक्शन शुरू कर सकती है। हाँ, और जब हम इस इकोसिस्टम की बारीकियों में उतरते हैं ना, तो सबसे पहली चीज जो सिस्टम चेक करता है वो है बिजनेस की पहचान। पहचान मतलब सिस्टम को ये कैसे पता चलता है कि कोई कंपनी असल में करती क्या है? यही तो कैच है। एक मशीन किसी बिजनेस मॉडल को नहीं समझती, वो सिर्फ कोड्स को समझती है। और यहीं से सबसे बुनियादी गलतियों की शुरुआत होती है। बात आती है एनआईसी कोड की। एनआईसी मतलब नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन कोड, है ना? बिल्कुल। अब सोचिए, कई बार ऐसा होता है कि एक सर्विस प्रोवाइडर, उदाहरण के लिए कोई आईटी कंसल्टेंट, फॉर्म भरते समय गलती से मैन्युफैक्चरिंग का कोड चुन लेता है। ओहो, ये तो पूरा सेक्टर ही बदल गया। हाँ, या फिर कोई ट्रेडर जो सिर्फ तैयार माल खरीद कर बेच रहा है, वो सर्विस इंडस्ट्री का कोड सेलेक्ट कर लेता है। सतह पर देखने से तो ये एक मामूली सी ड्रॉप डाउन मेनू की चूक लगती है, पर इसका असर क्या होता है? असर बहुत गहरा होता है। जब वो बिजनेस ओनर वर्किंग कैपिटल लोन के लिए बैंक में अप्लाई करता है ना, हाँ, तो वहां कोई इंसान बैठकर उसकी फाइल चेक नहीं कर रहा होता। वर्किंग कैपिटल लोन मतलब वो पैसा जो रोजमर्रा के काम के लिए चाहिए, जैसे सैलरी या कच्चा माल। सही कहा। हाँ। अब बैंक इन लोन्स को पास करने के लिए सॉफ्टवेयर और एल्गोरिथम का इस्तेमाल करते हैं। बैंक के सिस्टम में हर इंडस्ट्री के लिए अलग अलग रिस्क पैरामीटर्स होते हैं। अच्छा, मतलब मैन्युफैक्चरिंग का रिस्क अलग और सर्विस का रिस्क अलग। बिल्कुल। एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए रॉ मटेरियल का रिस्क अलग है, ट्रेडर का इन्वेंट्री रिस्क अलग है, और सर्विस इंडस्ट्री का पेमेंट डिले रिस्क एकदम अलग है। हाँ, तो जब उद्यम सर्टिफिकेट पे दर्ज कोड और कंपनी के असली काम में अंतर होता है, तो बैंक का एल्गोरिथम उस मॉडल को प्रोसेस ही नहीं कर पाता। मशीन के लिए वो डेटा इनकंसिस्टेंट हो जाता है। एकदम सही। और रिस्क असेसमेंट फेल होने के कारण फाइल ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाती है। ये हुआ जैसे कोई पूरी तरह से शाकाहारी रेस्टोरेंट चला रहा हो, लेकिन म्यूनिसिपैलिटी के डेटाबेस में उसने खुद को एक बूचड़ खाने के तौर पर रजिस्टर कर रखा हो। बहुत बढ़िया उदाहरण दिया आपने। मशीन उस जानकारी को प्रोसेस ही नहीं कर पाएगी क्योंकि पैरामीटर्स आपस में टकरा रहे होंगे। लेकिन एक सवाल है मेरे मन में, बिजनेस तो डायनामिक होते हैं ना? बिल्कुल होते हैं। मतलब कोई कंपनी शुरुआत में सिर्फ बाहर से कपड़े खरीदकर बेचती है, ट्रेडिंग कर रही है, पर कुछ साल बाद मुनाफा होने पर वो खुद की फैक्ट्री लगा लेती है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग में आ जाती है। हाँ, ये तो बहुत आम बात है। तो क्या शुरुआत में चुना गया ये एनआईसी कोड भविष्य में उस कंपनी के विकास में रोड़ा बन सकता है? क्या ये सिस्टम किसी बिजनेस के पिवट करने की क्षमता को रोक देता है? देखिए, सिस्टम किसी बिजनेस को रोकता नहीं है, बल्कि वो पारदर्शिता मांगता है। उद्यम पोर्टल पर ना एक साथ 10 अलग-अलग एनआईसी कोड जोड़ने का विकल्प मौजूद है। ओ, 10 कोड्स? ये तो काफी फ्लेक्सिबिलिटी है। हाँ, तो जब भी कोई बिजनेस अपना मॉडल बदलता है,
तो बस पोर्टल पर जाकर नई प्राइमरी रेवेन्यू एक्टिविटी का कोड जोड़ना होता है। प्राइमरी रेवेन्यू एक्टिविटी मतलब वो काम जिससे उस वक्त सबसे ज्यादा कमाई हो रही हो। एकदम सही। और साथ ही उन पुराने कोड्स को हटाना भी जरूरी है जो अब काम के नहीं रहे। तो रोड़ा कोड नहीं बनता, रोड़ा वो लापरवाही बनती है जब बिजनेस बदल जाता है लेकिन उसका डिजिटल फुटप्रिंट पुराना ही रहता है। समझ गई। और जब मशीनें डेटा की इतनी गहराई तक जा रही हैं तो जाहिर है कि वो नाम और पहचान को लेकर भी बहुत सख्त होंगी। बहुत ज्यादा सख्त। और यही वो जगह है जहां वो 10 करोड़ के टेंडर कैंसिल होने वाली घटनाएं जन्मती हैं। पैन कार्ड और उद्यम पोर्टल पर नाम का मिसमैच एक बहुत बड़ी समस्या है। हाँ, मैंने ऐसे बहुत केसेस सुने हैं जहां स्टेटस पेंडिंग या इनएक्टिव हो जाता है। बिल्कुल। और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने पैन कार्ड पर लिखे मॉडर्न टेक्सटाइल्स बीवीटी लिमिटेड की जगह उद्यम फॉर्म में सिर्फ मॉडर्न टेक्सटाइल्स लिख दिया था। या फिर पीवीटी की जगह पूरा शब्द प्राइवेट टाइप कर दिया। हाँ, बस इतनी सी बात पर फाइल रुक जाती है। इस सख्ती के पीछे एक बहुत ही ठोस तकनीकी कारण है। वो क्या? 2026 के इंटीग्रेटेड सिस्टम में उद्यम पोर्टल पैन डेटाबेस के साथ एपीआई के जरिए बात करता है। एपीआई मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। इसे एक तरह का डिजिटल ट्रांसलेटर समझ सकते हैं। बिल्कुल, एक ऐसा ट्रांसलेटर जो दो अलग-अलग सरकारी सर्वरों को बिना किसी इंसान के आपस में बात करने देता है। जब फॉर्म में कोई नाम टाइप होता है तो एपीआई तुरंत इनकम टैक्स के सर्वर पर जाकर चेक करता है कि ये नाम 100% मैच कर रहा है या नहीं। और मशीनों के पास इंसानों जैसी समझ तो होती नहीं है। वही तो, कोई इंसान अगर मॉडर्न टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड और मॉडर्न टेक्सटाइल्स को देखेगा तो समझ जाएगा कि ये एक ही कंपनी है। लेकिन एपीआई बाइनरी लॉजिक पर काम करता है। मतलब उसके लिए डेटा या तो 0 है या 1 है, बीच का कुछ नहीं। हाँ, एक स्पेस, एक छोटा सा डॉट एपीआई के लिए एक पूर्ण मिसमैच है और वो सीधे उस रिक्वेस्ट को ब्लॉक कर देता है। एक तरह से देखा जाए तो ये काफी परेशान करने वाली बात है। वो कैसे? सोचिए ना, अगर कोई छोटा बिजनेस ओनर किसी गांव या छोटे शहर से काम चला रहा है और फॉर्म भरते समय उससे टाइपिंग की एक छोटी सी चूक हो जाती है, तो बिना किसी मानवीय दखल के उसका काम वहीं रुक जाएगा। क्या ये सिस्टम जरूरत से ज्यादा कठोर नहीं है? मतलब क्या कोई ह्यूमन ओवरराइड नहीं होना चाहिए जहां कोई अधिकारी फाइल देखकर उसे पास कर सके? देखिए, ये देखने में बहुत कठोर लगता है, लेकिन इस डिजाइन को जानबूझकर ऐसा बनाया गया है। अच्छा? क्यों? ताकि फ्रॉड और शेल कंपनियों के जाल को पूरी तरह से तोड़ा जा सके। अतीत में इसी ह्यूमन ओवरराइड का फायदा उठाया जाता था। मतलब लोग इसका गलत इस्तेमाल करते थे? बिल्कुल। एक ही पैन कार्ड पर स्पेलिंग में थोड़े-थोड़े बदलाव करके कई अलग-अलग नामों से रजिस्ट्रेशन कर लिए जाते थे। हाय, ये तो बहुत बड़ा लूप होल था। हाँ, अब एपीआई की सख्ती से ये पक्का हो जाता है कि जो बिजनेस कागज पर है, बिल्कुल वही बिजनेस डिजिटल दुनिया में भी दर्ज है। हेराफेरी की कोई गुंजाइश ही नहीं बची। ये बात तो सही है, लेकिन इस सख्त एपीआई सिस्टम का एक साइड इफेक्ट भी है। वो क्या? जब बार बार एरर आता है ना, या छोटी सी गलती से फॉर्म रिजेक्ट होता है, तो फॉर्म भरने वाले को झुंझलाहट होती है और इसी झुंझलाहट में लोग शॉर्टकट खोजते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और ये शॉर्टकट उन्हें एक बहुत बड़े खतरे की तरफ ले जाते हैं। हाँ, जैसे गूगल पर उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्च करने पर जो सबसे पहला स्पॉन्सर्ड लिंक दिखता है, हाँ। लोग बिना सोचे समझे उस पे क्लिक कर देते हैं। और वो वेबसाइट हूबहू असली सरकारी पोर्टल जैसी दिखती है। एकदम असली। और वहाँ फॉर्म भरने के बाद लोगों से 500 से 2000 रुपए तक की प्रोसेसिंग फीस मांग ली जाती है। जबकि सच्चाई ये है कि आधिकारिक वेबसाइट udyamregistration.gov.in पूरी तरह से मुफ्त है। कोई फीस नहीं है उसकी। लेकिन बहुत बार लोग इस 500 रुपए की फीस को धोखाधड़ी मानते नहीं है। हाँ, उन्हें लगता है कि चलो किसी ने काम कर दिया। उनका नजरिया होता है कि सरकारी फॉर्म भरना एक सिरदर्द है। अगर कोई वेबसाइट पैसे लेकर समय बचा रही है तो ये एक सुविधा शुल्क है। लेकिन हकीकत में ये सिर्फ कुछ रुपयों के नुकसान का मामला नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा खतरनाक स्थिति है। मतलब डेटा चोरी का डर? बिल्कुल। जब किसी अनौपचारिक वेबसाइट पर यह फॉर्म भरा जाता है तो वहां पैन नंबर, आधार नंबर, बैंक खाते की पूरी जानकारी सब कुछ सबमिट किया जाता है। ओह, ये तो बहुत संवेदनशील जानकारी है। हाँ, और ये सारी जानकारी असल में किसी प्राइवेट अनजान सर्वर पर स्टोर हो रही होती है। डिजिटल दुनिया में ये डेटा ब्रोकिंग और आइडेंटिटी थेफ्ट का बहुत बड़ा जरिया है। मतलब वो वेबसाइट शायद रजिस्ट्रेशन करवा भी दे, लेकिन बदले में बिजनेस की पूरी फाइनेंशियल कुंडली हमेशा के लिए कॉपी हो जाती है। एकदम सही। इस डेटा को डार्क वेब पर बेचा जा सकता है
या किसी और के नाम पर फर्जी लोन लेने में इस्तेमाल किया जा सकता है। लोग अपना समय नहीं बचा रहे, अपना डिजिटल अस्तित्व अजनबियों को सौंप रहे हैं। ये तो सच में डराने वाली बात है। और ये डिजिटल कंट्रोल खोने का मसला ना आधार और मोबाइल नंबर की लिंकिंग में और भी ज्यादा उलझ जाता है। बहुत ज्यादा। 2026 के पोर्टल में हर छोटे बड़े बदलाव के लिए आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी का आना अनिवार्य है। और नियम क्या कहते हैं इसके बारे में? सरकारी नियम बहुत स्पष्ट हैं। प्रोप्राइटरशिप के मामले में सिर्फ मालिक का आधार लिंक होना चाहिए। और अगर HUF है, मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तो उस मामले में कर्ता का आधार लिंक होना चाहिए। कर्ता वो व्यक्ति होता है जो कानूनी रूप से सारे बिजनेस फैसले लेता है। तो इसमें समस्या कहाँ आती है? समस्या तब बड़ी होती है जब रजिस्ट्रेशन करवाते समय किसी CA, किसी कंसल्टेंट या किसी पुराने बिजनेस पार्टनर के आधार का इस्तेमाल कर लिया जाता है, जो अब उस बिजनेस का हिस्सा ही नहीं है। बिल्कुल। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर कुछ साल बाद कंपनी का एड्रेस बदलना हो या बैंक डिटेल्स अपडेट करनी हो तो वो OTP उसी पुराने पार्टनर के फोन पर जाएगा? एकदम सही। और अगर वो व्यक्ति फोन नहीं उठा रहा है या नंबर बंद हो गया है तो असली मालिक अपने ही बिजनेस के पोर्टल में लॉगिन करने से ब्लॉक हो जाएगा। और जब लॉगिन ही नहीं होगा तो कोई बदलाव भी संभव नहीं है। बिल्कुल। मशीन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि असली मालिक कौन है, वो सिर्फ OTP और आधार की मैचिंग देखती है। सही NIC कोड डाला, नाम एकदम सटीक मैच कर गया और OTP भी सुरक्षित है। चलिए मान लिया बिजनेस शानदार चल रहा है। हाँ, लेकिन यहाँ एक और बड़ा ट्रैप इंतजार कर रहा होता है जिसे हम सेट इट एंड फॉरगेट इट सिंड्रोम कह सकते हैं। लोग भूल जाते हैं कि MSME में 3 अलग-अलग स्लैब होते हैं, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। हाँ, और ये स्थिति उन कंपनियों में बहुत आम है जो बहुत तेजी से ग्रो कर रही हैं। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी ने काम शुरू किया, तब सालाना टर्नओवर 2 करोड़ था, तो वो माइक्रो में रजिस्टर हुए। अब मेहनत के बाद टर्नओवर 8 करोड़ हो गया, तो तकनीकी रूप से वो स्मॉल एंटरप्राइज बन गए। लेकिन पोर्टल पर अभी भी उनका पुराना माइक्रो वाला स्टेटस ही दर्ज है क्योंकि किसी ने अपडेट ही नहीं किया। बिल्कुल। इस इंटीग्रेशन को अगर हम एक बड़ी सी दीवार घड़ी की तरह समझें जिसमें अलग अलग गियर्स काम कर रहे हैं। अच्छा, एक एनालॉजी। हाँ, इनकम टैक्स और GST वाले गियर्स अब एक स्मॉल बिजनेस की तेज स्पीड से घूम रहे हैं क्योंकि वहां 8 करोड़ का डेटा जा रहा है। लेकिन उद्यम पोर्टल वाला गियर अभी भी माइक्रो बिजनेस की धीमी स्पीड पर अटका है। एकदम सही। और जब एक घड़ी के 2 गियर्स अलग अलग स्पीड पर घूमेंगे तो पूरा सिस्टम जाम हो जाएगा। और इसी जैम होने को तकनीकी भाषा में ऑटोमेटेड टैक्स ऑडिट का कारण माना जाता है। मतलब सिस्टम को गड़बड़ समझ आ जाती है। बिल्कुल। बैक एंड सिस्टम डेटा की इस विसंगति को तुरंत भांप लेता है। GST रिटर्न कुछ और कह रहा है, उद्यम सर्टिफिकेट कुछ और। सिस्टम तुरंत एक रेड फ्लैग रेज करता है और बिजनेस को एक कंप्लायंस नोटिस जनरेट हो जाता है। लेकिन इस घड़ी वाले सिस्टम में मुझे एक बहुत बड़ा पेंच नजर आ रहा है। वो क्या? अगर सब कुछ पूरी तरह से सिंक हो चुका है, API के जरिए डेटा आ ही रहा है, तो उद्यम पोर्टल को अपने आप अपडेट हो जाना चाहिए ना? देखने में ऐसा ही लगता है। ओनर को मैनुअल तरीके से लॉगिन करके अपडेट करने की जिम्मेदारी क्यों दी गई है? ये तो ऑटोमेशन के कॉन्सेप्ट के ही खिलाफ लगता है कि मशीन डेटा ला रही है लेकिन इंसान को उसे मैनुअली अपडेट करना पड़ रहा है। ये विरोधाभास लग सकता है आपको, लेकिन ये ऑटोमेशन की कोई कमी नहीं है। ये एक बहुत ही सोच समझकर बनाया गया लीगल चेक पॉइंट है। लीगल चेक पॉइंट मतलब? देखिए, सिस्टम बैकएंड से सारा डेटा खींच तो लेता है, लेकिन ओनरशिप हमेशा बिजनेस ओनर की ही होती है। अच्छा। जब ओनर खुद लॉगिन करके नया टर्नओवर अपडेट करता है तो वो असल में एक लीगल डिक्लेरेशन दे रहा होता है। मतलब वो सरकार को प्रमाणित कर रहा है कि हाँ, मेरा बिजनेस प्रमोट हो गया है। बिल्कुल। वो कानूनी रूप से नए नियमों को स्वीकार कर रहा है। अगर मशीन सब अपने आप कर देगी तो कल को कोई भी ओनर कोर्ट में कह सकता है कि उसे तो नए नियमों की जानकारी ही नहीं थी। ओ, अब समझी। डेटा मशीन लाती है लेकिन उस पर अंतिम मोहर इंसान को ही लगानी पड़ती है। ये तो बहुत स्मार्ट डिजाइन है ना? कंप्लायंस को पक्का करने का ये सबसे सुरक्षित तरीका है। तो इस पूरी चर्चा से एक बहुत ही साफ तस्वीर पेश होती है। उद्यम रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है जिसे लैमिनेट करवाकर दीवार पर टांग दिया जाए। बिल्कुल नहीं। ये एक डिजिटल मीटर है जो 24 घंटे बिजनेस की फाइनेंशियल सांसों को नाप रहा है। चाहे सही NIC कोड चुनना हो, पैन कार्ड का एक एक अक्षर मिलाना हो,
फर्जी वेबसाइट से बचना हो या हर साल खुद को कानूनी रूप से अपडेट करना हो, ये सब अब एक सफल बिजनेस चलाने का हिस्सा है। और जब सिस्टम इतना पारदर्शी हो गया है तो कंप्लायंस कोई बोझ नहीं रह जाता, बल्कि ये बिजनेस को रुकावटों से बचाने का एक मजबूत सुरक्षा चक्र बन जाता है। एकदम सही। किसी दिन टेंडर कैंसिल होने का इंतजार करने से बहुत बेहतर है कि आज ही पोर्टल पर लॉगिन करें और अपने सर्टिफिकेट का एक छोटा सा ऑडिट खुद करें। बिल्कुल। तो इस चर्चा को समेटते हुए एक विचार ऐसा है जो इस इकोसिस्टम के भविष्य की तरफ इशारा करता है। आज 2026 में उद्यम पोर्टल, पैन, आधार, जीएसटी सब कुछ आपस में इतनी गहराई से बात कर रहे हैं, सारा डेटा रियल टाइम में सिंक हो रहा है। हाँ, सब जुड़ा हुआ है। तो क्या वो दिन दूर है जब किसी अलग उद्यम सर्टिफिकेट नाम के दस्तावेज की जरूरत ही ना पड़े? ये तो बहुत ही दिलचस्प सवाल है। सोचिए, क्या आने वाले कुछ सालों में सिर्फ एक डिजिटल टैक्स फुटप्रिंट ही किसी बिजनेस की इकलौती पहचान बन जाएगा? क्या ये सारे अलग-अलग रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएंगे? हो सकता है स्मार्ट सिस्टम खुद सब समझ जाए। बिल्कुल। इस बारे में सोचिएगा जरूर, और तब तक अपने बिजनेस के इन डिजिटल गियर्स को सही स्पीड पर घुमाते रहिए।